हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग पिछले क्लास तक में एम्पियर सर्किट लॉ डन कर लिए थे। तो हम लोगों को पढ़ना है फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज केप्ट इन मैग्नेटिक। अभी तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं, फिर धीरे धीरे नॉन यूनिफॉर्म सब का भी बात करेंगे। तो पहली बात, सिंपल बात करते हैं, फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा रहता था तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आता था? Q इंटू ई, Q इंटू ई, है ना। तो वो Q इंटू ई क्यों आता था उसका कोई लॉजिक, वो Q इंटू ई क्यों आता था उसका कोई लॉजिक नहीं था, ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। नहीं कि चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे तो उस पर फोर्स आया Q इंटू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज पे देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स आता था, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। सो दिस इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे अगर हम तुमको बोले कि दो मासेज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है नेचर में, तो अट्रैक्टिव होता है। कितना होता है? तो वो Gm1m2 बाय आर स्क्वायर पॉइंट मास के बीच में होता है। अब ये होता है तो ये लॉ है, ये नेचर का, प्रकृति का गुण है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर क्या फोर्स लग रहा है ये हम पता कर सकते हैं। क्यों लग रहा है इसका कोई लॉजिक नहीं है। नेचर में ऐसा ही देखा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लग जाता है Q इंटू ई के बराबर। सिमिलरली जो किसी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर फोर्स क्या आता है, ये भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ये भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। तो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको लिखना चाहिए और हमको बताना भी चाहिए। पहला ऑब्जर्वेशन ये प्राप्त किया गया कि जब भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, ये कटिस कटिस का क्या मतलब है, ये क्रॉस जो हम बता रहे हैं ये क्या है मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है किधर की तरफ, अंदर की तरफ। किधर है मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसमें हम कोई एक चार्ज Q रख दिए, इसमें कोई एक चार्ज Q रख दिए, ठीक है। चार्ज अगर रुका हुआ था तो हमको पता चला कि इस पर कोई फोर्स लग, अगर ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टेशनरी चार्ज kept in magnetic field, kept in experiences zero magnetic force। लेकिन अगर इसी चार्ज को वेलोसिटी दे दिए, कुछ मूव करा दिए, तो हमको इस पे कुछ फोर्स मिला, इस पे कुछ फोर्स मिला। अब तो जो फोर्स मिला उसके भी कुछ गुणों के बारे में हम लोग ऑब्जर्व किए। क्या क्या ऑब्जर्व किए सुनिएगा मेरी बात। पहला बात कि इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन इट वाज फाउंड दैट फोर्स इज जीरो। तब ये पाया गया कि फोर्स का वैल्यू कितना है। अगर चार्ज को हम वेलोसिटी दे दिए लेकिन वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो चार्ज पे फोर्स क्या हो गया? जीरो। ऐसा पाया गया, ऐसा पाया गया, ठीक है। देखो, वेलोसिटी और फोर्स पैरेलल, वेलोसिटी और पैरेलल हुआ तो फोर्स जीरो है। इससे कोई चीज तुमको लग रहा है परपेंडिकुलर होने पे, जब कोई चीज दो वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर होने पे अगर जीरो है कोई चीज तो वहां डॉट प्रोडक्ट जैसा रिलेशन होता है। अब पैरेलल होने पे कोई चीज जीरो होता है तो इस बात को फर्दर वेरीफाई किया गया। क्या किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल, वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल वेरी किया गया, ठीक है।
increased, if theta is increased from 0 degree to 90 degree, then F magnetic was 0. F magnetic कितना था? 0 था. अगर थीटा को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज किया तो F मैग्नेटिक इंक्रीज कर रहा था. F मैग्नेटिक इंक्रीजेज. तो ये बात सर्टिफाई कर रहा है. क्रॉस प्रोडक्ट अगर आता है दो क्वांटिटी का तो थीटा बढ़ते जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो पहले ये भी देखा गया कि जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना. और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री था तब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल था. मतलब फोर्स पक्का तो V और B के क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ मिलता जुलता जरूर रहा होगा. ये भी पाया गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स था वो परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड के. जो मैग्नेटिक फोर्स था वो परपेंडिकुलर था वेलोसिटी के. ये तो और फर्दर वेरीफाई कर दिया कि यार क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. ये भी देखा गया कि जो फोर्स जो था उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो था चार्ज के मैग्नीट्यूड के और फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के. ये भी देखा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के. ठीक. तो इसमें कोई सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा कोई चीज नहीं होगा. है ना. एक और बात पाया गया कि इफ साइन ऑफ Q is reversed then F changes its डायरेक्शन. F अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता था. तो इससे यह समझ में आया कि यहां पर जो Q दिया जा रहा है वो विथ साइन दिया जा रहा है ना. मेरा बात समझ में आया. तो ये सारा ऑब्जर्वेशन क्या इंगित कर रहा है कि फोर्स Q के V के B के प्रोपोर्शनल है ना. और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री है तब भी फोर्स 0 है. वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 180 डिग्री है तब भी फोर्स 0 है. वेलोसिटी और मैग्नेटिक के बीच में एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ता है और 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाता है. तो ये समझा रहा है कि जरूर वहां साइन थीटा वाला फैक्टर होगा. और इन सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो मैग्नेटिक फोर्स देखा गया वो F मैग्नेटिक होता है. पाया गया 2 into V क्रॉस B. मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q क्रॉस B. ठीक है क्या. ये V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है. अच्छा. तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इज परपेंडिकुलर टू नहीं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फोर्स. तो पाथ के तो अगर कोई पाथ के परपेंडिकुलर है तो उस फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन क्या होगा 0 होगा. और पावर दैट फोर्स इज आल्सो यस और नो क्योंकि वर्क डन होता है F डॉट ds. तो अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स है तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0 और वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0. फोर्स और वेलोसिटी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो पावर ऑफ दैट फोर्स इज आल्सो 0 क्योंकि F डॉट v होता है पावर. अगर कोई फोर्स का वर्क डन 0 है तो वो काइनेटिक एनर्जी चेंज. तो क्या क्या लिख सकते हैं. मैग्नेटिक फोर्स परफॉर्म 0 वर्क एंड डिलीवर्स 0 पावर ऑन चार्ज ऑन. कैन इट चेंज द काइनेटिक एनर्जी. कोई पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बदलने के लिए फोर्स उसके वेलोसिटी से 90 डिग्री पे लगना नहीं चाहिए. अगर फोर्स वेलोसिटी से एक्यूट एंगल बनाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा. 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो उसका स्पीड चेंज. सो मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज. मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी और
स्पीड, यस और नो, ऑफ चार्ज। भाई अगर पार्टिकल जा रहा है और फोर्स उसके परपेंडिकुलर है तो ये इसका स्पीड तो नहीं बदलेगा लेकिन डायरेक्शन, वेलोसिटी तो चेंज कर ही सकता है। इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यस और नो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लीजिए इसमें से सारी बातें, फिर हम डिस्कस करते हैं। ये सारा चीज आप नोट कर लीजिए कि भाई माने इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री देन फोर्स इज 0, एफ इज परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज बी। इफ थीटा इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री देन मैग्नेटिक फोर्स increases. Magnetic force का magnitude is directly proportional to charge, directly proportional to speed and directly proportional to magnetic field given that theta is neither 0 degree nor 180 degree. Is that okay? Yes. ठीक है। और साइन ऑफ चार्ज अगर रिवर्स बदला जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव तो एफ भी जो है वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है। पहले तो ये चीज़ नोट कर लीजिए पूरा पेज, और फिर इसमें जितनी जरूरी बातें हैं, हाँ एक ये बात भी नोट कर लीजिए, स्टेशनरी चार्ज जो है एक्सपीरियंस है जीरो नेट फोर्स, है ना। पहला ये पॉज करके आराम से, फिर दूसरा ये सारा बात अलग अलग पॉइंट में, और जब ये कर लें तो थर्ड इज दिस, बेसिकली दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये तीनों चीज़ नोट कर लीजिए आराम आराम से, बारी बारी से, ठीक है। एक और चीज लिख लीजिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। नहीं, अब यार हम तुमको बोल दिए कि एक चार्ज है, ठीक, लेट से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था या किसी भी वेलोसिटी से जा रहा था, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो तुम क्या बोलोगे, इस पे कोई फोर्स लगेगा ना। अगर ये क्यू पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, हाँ, बी क्रॉस बी, बी पे रखेंगे, फिंगर कर्ल करेंगे, किधर फोर्स लगेगा। तो ये चार्ज ऐसे जा रहा था और अचानक से लेफ्ट मुड़ जाएगा, तो तुम अगर ग्राउंड पे बैठे हुए हो तो तुम क्या कहोगे, इस ऑब्जर्वर को लेफ्ट की तरफ जो एक्सेलरेट कराया, वो एक्सेलरेट करने वाला फोर्स कौन सा है, वो एक्सेलरेट करने वाला फोर्स कौन सा है, कौन है, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। इमेजिन करो कि जब ये जा रहा था v वेलोसिटी से, उस समय पे तुम क्या किए थे, इसके साथ साथ वो लिफ्ट में तुम भी बैठ गए थे, तो तुम्हारे लिए चार्ज शुरुआत में रुका हुआ था, लेकिन जब ये लेफ्ट टर्न लेगा तो तुमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये लेफ्ट टर्न लेता हुआ, तो तुमको तो एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा। तो अब फिर तुम क्या जवाब दोगे कि कौन सा फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है क्या, नहीं। अब ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स नहीं, तो अब ये कौन सा फोर्स होगा, अब ये फोर्स कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों हुआ, हम क्या बोले कि मैग्नेटिक फोर्स जो है दिस इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। एससी वर्मा सर बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाया हुआ है, हालांकि कारण वो भी नहीं समझाया हुआ है, मेरा बात समझना। मान लो एक वायर है, मान लीजिए एक वायर है, ठीक, इसमें कुछ करंट जा रहा है, इसमें कुछ करंट आई जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो अब जरा बताओ कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, सारे लोग सहमत हो, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लिख दे अंदर की तरफ, बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं हम किधर की तरफ, अंदर की तरफ। ये क्रॉस दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है, चार्ज Q,
और हम इसको इस तरफ भी वेलोसिटी से फेंके, इस तरफ भी वेलोसिटी से, और जब हम उधर भी वेलोसिटी से फेंके तो साइमल्टेनियसली एक लिफ्ट था, एक लिफ्ट था और वो भी उसी वेलोसिटी से जा रहा था सेम डायरेक्शन में। तो इस ऑब्जर्वर को इस चार्ज का वेलोसिटी कुछ दिखेगा क्या? नहीं। इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि चार्ज इज एट, लेकिन ये चार्ज ऐसे टर्न, तो इस पे भी क्रॉस भी लगेगा बेटा, है ना? किधर लगेगा? लेफ्ट के डायरेक्शन। तो ये रास्ता तो अपना बदलेगा ना, और ये रास्ता बदलता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा इस ऑब्जर्वर को? है ना? इस ऑब्जर्वर को बोल देते हैं ऑब्जर्वर नंबर 2। एक और ऑब्जर्वर है जो कि कहाँ है? ग्राउंड पे। ठीक है, अब जरा हमको बताओ कि ये जो अपना रास्ता बदला, एक्सेलरेट हुआ, ये ऑब्जर्वर नंबर 1 क्या बोलेगा? किस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट हुआ? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए दिक्कत है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर अभी अभी बोला है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में, कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ स्टेशनरी है, तो इट विल एक्सपीरियंस जीरो मैग्नेटिक फोर्स। इट वाज एट रेस्ट फॉर दिस ऑब्जर्वर बट स्टिल इट एक्सपीरियंस्ड फोर्स, तभी वो रास्ता बदला, ऐसे करके घूम गया। तो अब इस ऑब्जर्वर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कौन सा फोर्स इसको खींचा। मैग्नेटिक फोर्स तो बोल, तो कौन बोलना पड़ेगा? कौन बोलना पड़ेगा? लेकिन क्यों, आखिर ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से आया? ये भी तो एक सवाल है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से आया? तो एक बात तो समझ गया ना, मैग्नेटिक फोर्स इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। इस ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक फोर्स 0 दिखा, इस ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक फोर्स दिखा। अब इस ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक फोर्स 0 दिखा, लेकिन कोई और फोर्स था जो एक्सेलरेट किया, उस फोर्स का नाम हम बोल रहे हैं कौन सा? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक। यस और नो? बोलो। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आया? कुछ हाई फाई बोलेंगे तो ये आदमी बुड़बक बन जाएगा। नहीं, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सीनियर लेवल पे, समझते हैं। मतलब बात चल गया तो शुरू कर देते, थोड़ा सा जान लो, जानने में क्या है। सुनिए मेरी बात। पहले ये है उस, क्या ये उस माने आउट ऑफ, कोई मतलब नहीं है। ये मेरी बात, कोई भी स्पेस है ना, मान लीजिए रॉड है, ठीक है, और रॉड का लेंथ इंगित कर रहा है, ठीक है, ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करने लगे, इस ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो उसको ये पेन एक्सेलेरेट करता हुआ नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, या फिर ये ऑब्जर्वर किसी एक्सेलेरेटेड वेलोसिटी वाले फ्रेम में चले जाए, या ये पेन किसी वेलोसिटी, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाए, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाए, तो इस ऑब्जर्वर को इस पेन का लेंथ या इस रॉड का लेंथ कम दिखेगा। इस रॉड का लेंथ, इसको हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, उसमें हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नाम का चीज़ पढ़ते हैं। एक टाइम डायलेशन पढ़ते हैं और एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कि माने अगर तुम जो घड़ी से समय माप रहे हो उसके रिस्पेक्ट में तुम मूव करने लगे तो टाइम जो होगा वो स्लो हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर जो ऑब्जर्वर है वो अगर मूव करने लगे तो फिर इस रॉड का जो लेंथ है वो उसको कम दिखेगा। L0 क्या है? रेस्ट वाला लेंथ, अगर रेस्ट पे है तब लेंथ, और अगर ये मूव कर रहा है उस समय पे इसके लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है L बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। चूंकि v का वैल्यू बहुत कम होता है स्पीड ऑफ लाइट, c इज स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए हमको ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फेनोमेना जनरली दिखता नहीं है, लेकिन ये होता है, ये होता। तो अब जब हम
ये वाला का बात करते हैं, जब करंट जा रहा है तो करंट में क्या होता है बताओ, वायर में कैसे करंट जाता है? पॉजिटिव चार्ज है नहीं, ये सब चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा? एकदम नहीं, साफ गलत बात। पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करता है? असल में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, होता क्या है, कुछ नेगेटिव चार्ज भी होता है। वायर इज ऑलवेज न्यूट्रल, वायर इज ऑलवेज ग्राउंड से देखेंगे हमको वायर न्यूट्रल दिखेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर इधर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। असल में पॉजिटिव चार्ज इधर मूव नहीं कर रहा है। असल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन सब जो है नीचे की तरफ आ रहा होता है। अरे हाँ या ना बोलो, उसका अपना एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो होगा ही होगा। इस ऑब्जर्वर को तो ये इलेक्ट्रॉन और तेजी से नीचे आता हुआ दिखेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्लस v, है ना बोलो। अब ये जो एक्चुअल में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नंबर ऑफ, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इज एट रेस्ट, या इस ऑब्जर्वर की वजह से देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ मात्र v वेलोसिटी से जा रहा होगा, और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ कितने से जा रहा होगा? v प्लस, यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, दो नेगेटिव चार्ज के बीच का जो स्पेस है वो अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्पेस जो होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यस और नो? तुम ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज के बीच का स्पेस भी कम हो गया, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है उसको पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा कितने से? v से, लेकिन नेगेटिव चार्ज कितने से जाता हुआ दिखेगा? v प्लस vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ज्यादा स्पीड से जाता हुआ। अरे है ना बोलो, तो ज्यादा स्पीड से जाता हुआ अगर दिखेगा तो लेंथ, यहां वाला फैक्टर बढ़ेगा तो लेंथ थोड़ा कम हो जाएगा, यस और नो? तो स्पेस कॉन्ट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच की नेगेटिव नेगेटिव के बीच? नेगेटिव नेगेटिव के बीच, है ना? तो अब क्या होगा कि इतने ही दूरी में नेगेटिव चार्ज का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का मात्रा एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास पास आएगा ना, अरे है ना बोलो। तो फिर ये जो अभी तक हम लोग क्या मान रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज रुका हुआ है, 100 को पॉजिटिव चार्ज है, 100 नेगेटिव चार्ज है, एक चार्ज नेगेटिव इधर से निकला तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इन कर गया। अब क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी, तो ओवरऑल ये वायर कैसा हो गया? चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज को इधर खींच लेगा, तो हम लोग बोलेंगे कौन फोर्स खींच रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन फोर्स खींच रहा है? यस सर, नो? थोड़ा नया बात सिखा दिए, नहीं बताया था उसमें, ओके? अरे है ना, एनीवे टाइम पास चीज है, ठीक। तो हम लोग को तो मेन मतलब इससे है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है Q क्रॉस, Q इज विथ साइन, Q इज चार्ज विथ साइन, velocity of charge Q, and B is magnetic field, B is magnetic field, ओके। अब थोड़ा बहुत फोर्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, हाँ? बोलो, करते हैं भाई, आइए। मुझे लगता है रॉड का लेंथ लेते हैं L, लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है क्या बोलो। और मैग्नेटिक फील्ड किधर रखें? अंदर, ठीक है, आंसर आ जाएगा कुछ वैल्यू।
मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, और कांस्टेंट है, और क्या है, कांस्टेंट। अब हम लोग क्या किए, इसको v वेलोसिटी से मूव करा दिए ऊपर, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो ये बड़ा ही सरल सवाल है। नहीं, एक चार्ज के अनेक चार्ज, अनेक चार्ज। अगर हम मान लीजिए कि छोटा सा डीएल लेंथ का एक रॉड लेते हैं, तो इस पर कुछ डी क्यू चार्ज होगा, इस पर कुछ, तो वो डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू, और ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो v क्रॉस बी किधर होगा, लेफ्टवर्ड। क्यू कैसा है, पॉजिटिव है, तो इस पर एक फोर्स लेफ्ट के डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो df का वैल्यू क्या हो जाएगा, dq इंटू v इंटू b इंटू साइन, नहीं साइन 0 डिग्री कैसे, वेलोसिटी इधर है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, dq v b, और dq का वैल्यू कितना, लेमडा इंटू, तो ये वैल्यू हो गया लेमडा dl v b। ये क्या है, ये dl लेंथ का जो वायर है उस पे फोर्स है। ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा लेंथ होगा, लेकिन सब होगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। अरे हाँ है ना, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, यस और नो बोलो, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, लेमडा वी बी इंटीग्रेशन डीएल, सब सेम ही। बात ज्यादा नहीं किए, दिख रहा है कि सारा डीएल जो है वो, सारा डीएफ जो है वो सेम डायरेक्शन में है ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू एल, सही कि गलत, लेमडा एल जो है क्यू है, दैट इंटू भी इंटू बी, दैट इंटू भी इंटू, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का लिख लो इसको। अब यार इसमें बहुत परेशान करेगा, तो लेमडा वेरी करा देगा, या वेलोसिटी वेरी करा देगा, या मैग्नेटिक फील्ड वेरी करा देगा। जैसे कि एक सवाल अगर हम आपसे ऐसा पूछते हैं, एक रॉड है, टोटल चार्ज क्यू है और लेंथ एल है, इसको हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखें, अंदर की तरफ फील्ड, find magnetic force on the wire, find magnetic force on the rod, रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ जी, आप क्या किए होंगे, फिर से इसमें एक छोटा सा किए होंगे, यहां से कितने लेंथ का, तो इस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी dq चार्ज होगा, नहीं तो dq का वैल्यू कितना हो जाएगा, q बाई एल इंटू
dx, नहीं लेंथ में चार्ज q, यूनिट लेंथ में q बाई एल, dx लेंथ में q बाई एल इंटू dx। और ये जो इसे उस v का वैल्यू कितना, तो अब इस पे फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा, v होगा लेफ्ट की तरफ। हाँ ना, आप यहाँ पे हमको बता दीजिएगा कितना होगा। हाँ कितना, डी क्यू इंटू बी बी क्रॉस बी, बी इधर बोर्ड के प्लेन, बी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच 90 डिग्री। इंटू डी एक्स, और बी बराबर हो जाएगा, अब एक्सिस से एक्स दूरी पे है तो ओमेगा इंटू एक्स इंटू इस रॉड पे ये वाला जो एलिमेंट था इस पे लेफ्टवर्ड फोर्स है, यहाँ पर कोई एलिमेंट लेते तो उस पे भी लेफ्टवर्ड ही आता, यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते तो उस पे भी, यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते उस पे भी, यस और नो। तो एफ नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू ओमेगा बी बाई एल इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, है ना। एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट डालेंगे तो एल स्क्वायर बाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, एक एल कट गया, टू ना, इज इट ओके। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये लेफ्ट है, हमेशा वो एक्सिस के तरफ होगा, हमेशा वो एक्सिस के तरफ होगा, इज इट ओके। अरे हाँ ना, लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है कुछ ये क्या है, एक रिंग है, ये क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। टोटल चार्ज कितना है, क्यू, यूनिफॉर्म, रेडियस इसका कितना हम लोग रख लिए हैं, आर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम लोग रुका रहेगा तो ऐसे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब हम लोग इसको क्या करा रहे हैं, अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से वो रोटेट करा देते हैं, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट करा देते हैं, ऐसे नहीं रोटेट कराते हैं, ऐसे रोटेट करा देते हैं, ठीक है। और हम आपसे दो चीज पूछ लेते हैं। पहला, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और कांस्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड ए पार्ट, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रिंग, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रिंग। इसके लिए तो आपको पेन उठाने का जरूरत भी नहीं है। और फिर दूसरा चीज आपसे पूछा जा रहा है, टेंशन डेवलप्ड इन रिंग, टेंशन डेवलप्ड इन रिंग, रिंग में कुछ तनाव आएगा, क्या है उसका वैल्यू, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स का वैल्यू तो तुम ऐसे भी दे सकते हो बिना पेन उठाए, कितना होगा नेट फोर्स, 0, कारण
यहां पर अगर मान लीजिए हम कोई चार्ज लेते हैं तो उसका वेलोसिटी किधर होगा, इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो उसके लिए क्यू वी क्रॉस बी किधर होगा, ऊपर। नहीं, इस पे जो फोर्स लगेगा डीएफ वो किधर लगेगा, ऊपर। का है काहे कि वेलोसिटी इधर आर इंटू ओमेगा है ना। और इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगा, है ना। और उस पे क्यू वी क्रॉस बी जो होगा वो है ना। तो ये डीएफ और ये डीएफ दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से इसमें कुछ खिंचाव आएगा ना, कुछ तो स्ट्रेस आएगा ना, टेंसाइल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, है ना। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें टेंशन कितना डेवलप। अगर हम इस तरीके से सारा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से खींचने लगे तो इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन आ जाएगा, रिंग में। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो टेंशन का वैल्यू कितना होगा, और इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय। वैसे आंसर तो इसका शायद बहुत सिंपल, ठीक है, आंसर भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बाय बाय।